हेलो हेलो। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटोन एजुकेशन। और कल जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ना है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कल हमने कुलाम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और कुलाम्ब्स लॉ क्या होता है? सिंपल सा लॉ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर उनके बीच की डिस्टेंस के एक कांस्टेंट होता है जो मीडियम पे डिपेंड करता है। Q1 और Q2 चार्ज होते हैं और दो तरह के फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनके बीच में होता है, और रिपल्शन फोर्स होता है लाइक चार्जेस में। सेम नेचर के अगर कोई दो चार्ज हो तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। और एक बात और हमें क्या ध्यान में रखनी है कि जो फोर्स है वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चंस किए, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा। और जहाँ तक बात है, मैंने आपको चीज़ें बताई कि जी भाई फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये जो वेक्टर के प्रिंसिपल है उनको भी यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, वो भी लागू होंगे। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस किए, एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पे 3 चार्ज पार्टिकल्स लिए और एक चार्ज ऑब्जेक्ट पे 2 ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो लगने वाला फोर्स है उसे हमने कैलकुलेट करने का पूरा ट्राई किया और हमने कैलकुलेट भी किया। काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिए। आज अपन कुलाम्ब्स लॉ का एक और अलग तरह का जो एक्सप्रेशन है उसे थोड़ा पढ़ते हैं। ये आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन होता है, तो इसको अपन देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्ब्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये हेडिंग लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, इसको समझने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चार्ज पार्टिकल Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है। ठीक है। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, जो ओरिजिन और Q1 को जोड़ने वाला जो पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए वो कोई है R1 वेक्टर। ये ओरिजिन है आपका 0,0 और Q1 और ओरिजिन को जो जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर है वो क्या ले लिया हमने? R1। इसी तरह से Q2 और ओरिजिन को जोड़ने वाला जो पोजीशन वेक्टर है उसको ले लिया कोई R2 वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया। अब ये जो लाइन मिलाने वाली जो लाइन मिला रहे हैं हम, ये इस लाइन के अलोंग क्या लगेगा? इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। माना Q1 और Q2 का जो नेचर है वो सेम है। Q1 एंड Q2 हैव सेम नेचर। लेट Q1 एंड Q2 हैव सेम नेचर। माना कि Q1 और Q2 का जो प्रकृति वो समान है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। अब Q1 पर Q2 जो फोर्स है वो इस तरफ लगाएगा, तो मान लीजिए जो Q1 पर फोर्स लगने वाला है वो कोई इस तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू अपन मान लेते हैं कोई है F1 ड्यू टू 2। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया? F12 नाम दे दिया। क्या नाम दिया इस फोर्स को? जो Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला है, इस Q1 को यहाँ पे लिख देते हैं। Q2 पर जो Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स है उसको हमने नाम दे दिया F12। इसी तरह से Q1 पर Q2 की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, इसको या फिर 2-1 ले देखते हैं। 2 पे लगने वाला है 1 की वजह से, तो इसको नाम दे दिया 2-1। हालांकि 1-2 भी नाम दे सकते हैं, पर 2 पे लगने वाला है 1 की वजह से, तो इसको नाम दे दिया 2-1। और 1 पे लगने वाला है 2 की वजह से, तो इसको नाम दे दिया
F1 बिकॉज ऑफ 2। तो ये तो हो गया F12 और ये हो गया F21। ये दो फोर्सेज हो गए जिनकी वेक्टर डायरेक्शन हमने लिख ली है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखेंगे कि अगर मुझे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैं F12 और F21 इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रखेगा। F12 बराबर क्या होगा, F21 होगा। जितना फोर्स ये Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है F21 की डायरेक्शन ये है, F12 की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहने वाली है। तो उन अपोजिट के लिए हम कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, F12 जो है F12 वेक्टर वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये एक चीज हो जाएगी। अपोजिट वेक्टर जो होते हैं उनको इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन के द्वारा हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो F12 क्या है, माइनस ऑफ F21। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड देखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये R है, ये डिस्टेंस R है, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, तो यहां से और देखो क्या क्या चीजें आ सकती है। ये इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है जो कि क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ F21। ये कितना हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब मैं R की बात करूं तो R की जो वैल्यू है, ये R जो है इसकी जो वैल्यू है उससे अगर हम देखें तो R का जो मान है वो आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसा क्यों, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं तो मान लो मैंने उसको नाम दे दिया R21 वेक्टर। जो 2 से 1 की ओर जा रहा है उस वेक्टर को नाम दे दिया, ये तो देखो ओरिजिन से Q2 की ओर जा रहा है, उसको नाम दिया मैंने R1। Q2 वाले को नाम दे दिया R2 और Q1 वाले वेक्टर को नाम दे दिया R1। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे R1 ले लेना, यहाँ पे R2 ले लेना। तो ये एक एरो इधर है, ये एक एरो इधर है और ये एक एरो इधर है। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स का अगर ट्राइंगल्स लॉ लगाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप और लिखूँ आपके लिए, तो जो R21 वेक्टर है और R2 वेक्टर और R1 वेक्टर, इनमें जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ये है वेक्टर ट्राइंगल लॉ बाय वेक्टर ट्राइंगल लॉ। वेक्टर का ट्राइंगल लॉ जो है उससे हम निकाल सकते हैं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 वेक्टर आ जाएगा। यहां से मैं R21 वेक्टर की अगर वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये R21 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और R जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है R21 का, वो क्या है हमारा, वो है R। वो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वही तो है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F बराबर F वेक्टर, अगर F बराबर इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर है, तो उस R स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने, R21 वेक्टर का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मान लो मुझे लिखना है F21, यानी 2 से 1 की ओर जाने वाला जो आपका F21 कौन सा है, F21 है जो 2 नंबर चार्ज पे लग रहा है और 1 नंबर चार्ज की वजह से लग रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है, R21 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है।
और अगर मैं F12 निकालना चाहूं तो 12 की डायरेक्शन क्या है, R21 की डायरेक्शन में ही है। F12 का वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर है, R21 वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप। यहाँ पे मैं F12 वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया इसका, क्योंकि देखो 21 वेक्टर की डायरेक्शन में है तो मैं 21 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसे मैं इसके साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, इसके साथ जोड़ सकता हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई वेक्टर x डायरेक्शन में होता है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ हम आई कैप लगा देते हैं, और जब भी कोई वेक्टर y डायरेक्शन में होता है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ j कैप लगा देते हैं, और z डायरेक्शन में होता है तो k कैप लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि F12 की डायरेक्शन किधर है, R21 की डायरेक्शन की ओर है, R21 डायरेक्शन की ओर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R21 कैप की डायरेक्शन दे सकता हूँ, इसको दे दिया। यहां से मैं 21 वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर को लिख सकता हूं R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर का क्यूब। तो इस तरह से अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ऑफ F12 के लिए, जो एक नंबर पर दो नंबर चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्मूला आ जाएगा। हालांकि थोड़ा आपको इसमें अजीबोगरीब लग रहा होगा काफ़ी, ये 1 2 2 1 जो चीज़ें आ रही है, जो नोटेशंस है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसको 1 2 भी लिख सकते हो, इसको 2 1 भी लिख सकते हो, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन आपको जो डायरेक्शन के जो प्रिंसिपल्स है उनको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है, तब आपका जो एक्सप्रेशन है वो एकदम सही आएगा। तो F12 वेक्टर क्या आ गया, K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब आ गया। इसको और सिस्टमेटिक लिखना है तो मैं R21 जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है F12 वेक्टर का ये आ जाएगा K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैंने R21 जो मैग्नीट्यूड है उसकी जगह ये फॉर्मूला रख दिया R1 माइनस R2, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा F12 वेक्टर का, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, और R21 को भी वापस ये भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2, इस वेक्टर को लिख सकता हूं मैं R21 क्या है R1 माइनस R2, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। तो ये F12 वेक्टर का वेक्टर आ जाएगा, जो एक नंबर की वजह से दो नंबर पर लगने वाला जो फोर्स है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो तो थोड़ा सा मैं कैमरा उधर कर देता हूँ। स्क्रीन दिखाई, थोड़ा सा कैमरा उधर कर देता हूँ। हाँ, रिपीट करते हैं एक बार, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, इसको रिपीट करते हैं। रिपीट करते हैं एक बार, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, इसको रिपीट करते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, है सिम फॉर्मूला वही है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन उसको एक वेक्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या क्या नोटेशंस बनाए, सबसे पहले तो वो देखो, ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है। Q1 चार्ज का ओरिजिन के साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है। Q2 चार्ज का पोजीशन के साथ जो ओरिजिन के साथ पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है, ठीक है। पहली बात ये समझनी है आपको, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट का ओरिजिन के रिलेटिव में पोजीशन वेक्टर।
तो ये R1 और R2 हो गए ओके। अब Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसको नाम दे दिया, मान लो मैंने F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या है? जो Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स है। F12 वेक्टर क्या है? Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स है। ये है F12 सॉरी, ये है F12 इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? अब F12 और F21 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इनमें मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होंगे। F12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F21 वेक्टर। अपोजिट वेक्टर को इस तरह से बताया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना आता है? K Q1 Q2 अपन R² आता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। ये वाला तो सिंपल फॉर्मूला है जो हम पढ़ते आए हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हैं, कुछ वेक्टर की चीजें इसमें ऐड करनी हो तो मैं R21 वेक्टर क्या लिया? 2 से 1 की ओर ले लिया वेक्टर। कोई 2 से 1 की ओर जाने वाला जो वेक्टर है उसको ले लिया मैंने कोई R21 वेक्टर। माना कि ये R21 वेक्टर है। ये R21 वेक्टर क्या है? 2 से 1 की ओर जाने वाला वेक्टर है। तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है। अब आपको ट्राइंगल्स लॉ क्या होता है? ट्राइंगल्स लॉ में जो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो थर्ड आर्म के वेक्टर के बराबर होता है। तो उस प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे यूज किया। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर किसके होगा? R1 वेक्टर के। ये बाय वेक्टर ट्राइंगल लॉ, सदिशों का जो त्रिभुज का नियम है उससे ये हमने यहाँ पे किया। ये 11वीं क्लास का जो वेक्टर वाला चैप्टर होता है उसमें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे की है। एक बार अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें ट्राइंगल्स लॉ को वापस एक बार रिवाइज करें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैं R21 को क्या लिख सकता हूँ? 2 को उधर लेके गया, R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और R21 का जो मैग्नीट्यूड है R21 वेक्टर का वो R के बराबर है। तो इस R² की जगह मैं R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर मुझे केवल मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो। अब मुझे F12 को डायरेक्शन देनी है। ये F12 वेक्टर है, उसको अगर मुझे डायरेक्शन देनी है तो F12 वेक्टर जो है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन की ओर, ये R21 वेक्टर की डायरेक्शन की ओर है। तो मुझे R21 की डायरेक्शन देनी है F12 को, तो मैं क्या करूंगा? R21 का जो यूनिट वेक्टर है वो इसके साथ एसोसिएट कर दूंगा। आप जब कोई वेक्टर की डायरेक्शन x एक्सिस की ओर होती है तब हम उसके साथ i कैप लगा देते हैं, y एक्सिस की ओर डायरेक्शन होती है तो हम उसके साथ j कैप लगा देते हैं, और z एक्सिस की ओर डायरेक्शन होती है हम उसके साथ k कैप लगा देते हैं। सेम चीज वही की वही मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि मेरे F12 की डायरेक्शन R21 की ओर है तो मैंने R21 का कैप लगा दिया। कैप यानी कि यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। एकांक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है परंतु डायरेक्शन उनमें केवल मतलब डायरेक्शन होती है। उनका यूज हमें डायरेक्शन को एसोसिएट करने के लिए हम करते हैं। जैसे i कैप, j कैप, k कैप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम x डायरेक्शन देनी है, y डायरेक्शन देनी है, z डायरेक्शन, इसी के लिए यूज करते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा? k Q1 Q2। अब देखो R21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख सकते हैं। तो R21 का मैग्नीट्यूड मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, R21 का क्यूब। तो R21 वेक्टर अपॉन R21 का क्यूब। ये बात समझ में आई? क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर, ये चीज़ें आप यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आई तो नोट कर लेना। जो यूनिट वेक्टर होता है कोई भी, वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे ये वेक्टर का प्रिंसिपल हमने लगाया। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये R21 वेक्टर और ये R21 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर से नीचे आने वाला जो R21 का मैग्नीट्यूड है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूब बन जाएगा। तो हम अब अलग अलग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। R21 को क्या लिख सकता हूँ मैं? R1 माइनस R2।
तो मैंने यहाँ पे R1 माइनस R2 इन की पावर क्यूब लिख दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। एक काम ये यहाँ पे कर दिया हमने। और R21 वेक्टर को सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर R21 वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, R1 माइनस R2 वेक्टर। अब यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। ये हमारा F12 वेक्टर बन जाएगा। इस तरह से हम F12 वेक्टर को निकाल सकते हैं। अब बताओ किसी को कोई डाउट आया है तो देखते हैं। समझ में आ गया? ओके प्रकाश, समझ आ गया धनराज को। इस तरह से हम F12 वेक्टर को। गुड इवनिंग। तो आया समझ में? बस सिंपल सा है। वेक्टर के थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए। और नोट करने का एक और तरीका क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए इस स्क्रीन से दूर हट जाऊंगा, तो आप अपने मोबाइल से क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके पास ये इमेज रहेगी। उस इमेज को आप बाद में, मान लो लेक्चर के दौरान आप नोट्स नहीं लिख पा रहे हो, तो उस इमेज को बाद में नोट्स में कन्वर्ट कर लोगे। उस इमेज से आप कॉपी पेन लेके नोट्स लिख लेना। तो ये आप काम कर सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए बोर्ड से साइड हट जाता हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे और समझ में आएगा हमें। तो ये तो है F12 वेक्टर, और अगर F21 वेक्टर निकालना हो तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक चीज और हम यहां पे कर सकते हैं, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, डायग्राम को रहने देते हैं, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। उसके बाद में आप यहां से ही नोट कर लेना, अगर मुझे F21 वेक्टर निकालना है, F21 वेक्टर क्या है, ये इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो वो क्या है, F12 वेक्टर का अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F12 वेक्टर, और F12 वेक्टर वहां पे निकाल चुके हैं, तो ये जाएगा माइनस ऑफ KQ1 माइनस ऑफ KQ1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, और इस माइनस को यहाँ पे भेजूंगा तो F जो 21 वेक्टर है इसका वैल्यू आ जाएगा KQ1 Q2, माइनस अंदर भेजूंगा तो R2 आगे आ जाएगा, R1 पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में। अब देखो इसको इसके सिमिलर ही नीचे वाला अगर एक्सप्रेशन लिखना है, क्योंकि नीचे वाले एक्सप्रेशन में R1 और R2 को मैं आगे पीछे करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का होल क्यूब। तो ये F21 वेक्टर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप F21 वेक्टर भी निकाल सकते हो। ये है वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स का जो लॉ है उसका। इसका देखो एप्लीकेशन जो है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो है वो बहुत आसान है, हालांकि इसको थोड़ा डेराइव करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, पर वेक्टर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आपके थोड़े बहुत क्लियर, थोड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो आसानी से। अच्छा, आ गया समझ में, बढ़िया। नोट कर लिया? ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस वेक्टर प्रिंसिपल भी बेस्ड। इस क्वेश्चन के बाद में आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, उसके सिरों पे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। इस तरह से क्यूब है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस पे एक क्यूब रखा हुआ है। इस तरह से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस पे क्यूब रखा हुआ है। इस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं इस तरह से। और सभी का चार्ज जो है उसकी वैल्यू है क्यू। क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, सारे इक्वल चार्ज है, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। और जो क्यूब की लेंथ है, भुजा की लंबाई, वो है ए, ये ए है और ये ए है, तो मैं इन सभी के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। इस चार्ज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, a, और इसी तरह से इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये जो चार्ज है, क्योंकि ये x और z प्लेन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं y तो 0 हो जाएगा और x और j कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a और a हो जाएंगे, ठीक है। और एक ये भी है जो ओरिजिन पे चार्ज है 0, 0, 0 पे, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये x और y प्लेन में है तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इसके हो जाएंगे a, 0। ये जो है इसके x से भी a डिस्टेंस पे, y पे भी a डिस्टेंस है और z से भी a डिस्टेंस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, a। और इसके कोऑर्डिनेट में x 0 हो जाएगा, y और z a, हो जाएंगे। तो मैंने सभी कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। क्वेश्चन ये है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पर बाकी के जितने भी 7 दूसरे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पता लगाना है। तो मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल मान लो, इसको ले लेता हूं, जो ओरिजिन पे चार्ज पार्टिकल है ए, उस पे बाकी जो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से लगने वाला जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा, ये सवाल है। सवाल क्या है, फाइंड आउट नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q at point A due to 7 other charged particle। क्वेश्चन है कि जो A यानी कि ओरिजिन पे जो रखा हुआ जो चार्ज है, उस पे बाकी के अदर जो 7 पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, वो हमें पता लगाना है। ये हमारा सवाल है। तो इससे हमें करना है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गुंजन, सुनील, मूड, गुड आफ्टरनून। यस, समझ में आ गया, बिल्कुल ओके, समझ में आ गया। इस सवाल को हमें करना है, एक क्यूब है, उस क्यूब के 7 जो चार्जेस हैं उसकी वजह से जो 8वां चार्ज है उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये सवाल है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखो, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये सवाल काफ़ी फेमस है, बहुत सारी किताबों में मिलता है।
पर इसको अगर सिस्टमेटिकली किया जाए तो आसान है। हालांकि थोड़ा सा ये लेवल ज़्यादा है इस सवाल का, पर अगर एक बार आप इस सवाल को समझ जाते हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है आपको करना आसान रहेगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। हमें ए पे फोर्स निकालना है बाकी सभी की वजह से। तो मान लीजिए मैं इसको देता हूँ कोई एक नंबर, ये कोई है 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मैंने सभी को नंबर्स दे दिए। 8वां जो है वो क्या है, खुद इसको नाम दे दिया ए, और बाकी को नंबर्स क्या दे दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर्स दे दिए। अब मैं सबसे पहले एफ ए निकालता हूं ड्यू टू 1। ये कौन सा फोर्स निकाला, ए पर एक नंबर चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो उसकी देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1 Q2। तो Q1 Q2 बराबर है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो वेक्टर फॉर्म वाला फोर्स का जो फॉर्मूला डेराइव किया था, देखो उसको यूज करेंगे अब, के क्यू स्क्वायर। अब एफ ए वन, ए पर एक नंबर पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। नीचे की डायरेक्शन जो है वो y का अपोजिट है। y वेक्टर जो है वो y वेक्टर कौन सी डायरेक्शन है, j कैप में है। तो अपना फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, माइनस जे कैप डायरेक्शन लग रहा है, माइनस जे कैप डायरेक्शन लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सीधा माइनस जे कैप डायरेक्शन को लिख सकता हूँ, और नीचे के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकता हूँ, नीचे ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई क्या। ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उस फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर एसोसिएट करते हैं तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस में जे कैप, ये जे कैप लगा दिया। जे कैप क्यों लगाया, क्योंकि वाई नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है ए पर एक नंबर चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो इस वजह से हमने माइनस में जे कैप लगा दिया। दूसरा काम किया एफ ए टू, इसी तरह से एफ ए टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। 2 नंबर की वजह से देखो फोर्स किधर लग रहा है, 2 नंबर की वजह से फोर्स जो है उसको एक्स एक्सिस भी नेगेटिव एक्स और वाई एक्सिस की तरफ लग रहा होगा। देखो जो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जो 2 नंबर चार्ज पार्टिकल वो यहाँ पे है, तो वो ओरिजिन पे जो आपका चार्ज पार्टिकल है उस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, ये है माइनस में आई कैप एंड माइनस में जे कैप। तो माइनस में आई कैप एंड माइनस में जे कैप डायरेक्शन में कौन लगा रहा है, 2 नंबर पार्टिकल फोर्स लगा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस में जे कैप, माइनस में आई कैप एंड माइनस में जे कैप। ये फोर्स लगा रहा है माइनस में आई कैप और माइनस में जे कैप। इस केस में जो डिस्टेंस है 2 नंबर और 1 नंबर पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी √2a, क्योंकि ये क्यूब का जो फेस है उस फेस का डायगोनल है, जो आपका घन है उस घन का विकर्ण का जो लंबाई है ये वो है। तो ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर। चेक करता हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप कैच कर पा रहे हो क्या, बताइए अपने रिव्यूज। मैं चेक करता हूं, आप बताना, कमेंट करना। FA3 ऐसे ही लिखेंगे हम FA3 को, तो ये FA3 देखो क्या आएगा, 3 नंबर की वजह से A पर लगने वाला फोर्स। तो FA3 की वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर A3। 3 नंबर जो चार्ज पार्टिकल है वो A को फोर्स किस तरफ देगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो इसमें मैं लगा दूंगा माइनस में आई कैप, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो केवल a है, तो इसको लिख दूंगा मैं a स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। A3 यानी कि 3 नंबर पार्टिकल की वजह से a पे लगने वाला फोर्स। देखो जो पहले हमने फॉर्मूला बनाया था उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं FA4 निकालूं, 4 नंबर पार्टिकल, ये रहा 4 नंबर पार्टिकल, तो 4 नंबर पार्टिकल का जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में, देखो
ये आपका जेड एक्सिस है, तो 4 नंबर पार्टिकल यहाँ पे है, ये अंदर की ओर फोर्स इसको देगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी हो जाएगी, माइनस में एक्स और माइनस में जेड। तो माइनस में एक्स एंड माइनस में जेड होगा ये वेक्टर, माइनस में एक्स एंड माइनस में जेड। तो FA4 जो होगा वो हो जाएगा KQ² माइनस में एक्स यानी कि माइनस में आई कैप और माइनस में जेड यानी कि माइनस में K कैप डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस हो जाएगी √2a का होल स्क्वायर। ये FA4 आ गया, ठीक है, FA4 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो निकालते हैं FA5 वेक्टर निकालते हैं। यस सर, नो डाउट, यस को समझ में आ रहा है, ठीक है। FA5 निकालना है, 5 नंबर की वजह से ओरिजिन पे जो चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस में जेड कैप की डायरेक्शन में होगा। माइनस की जेड कैप में डायरेक्शन होगा तो उसको लिख सकता हूँ KQ² माइनस में जेड कैप डायरेक्शन है, माइनस में जेड कैप डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, माइनस में K कैप, तो ये हो जाएगा माइनस में K कैप डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस है A जो क्यूब की लेंथ है, तो ये हो जाएगा A²। ये हो गया FA5। इसी तरह से FA6 की वैल्यू आ जाएगी KQ²। A6 देखो यहाँ पे है, तो ये कहाँ पर है, Y और Z प्लेन में है, YZ प्लेन में है A6। तो A6 जो A पे फोर्स लगाएगा अंदर की ओर, वो नेगेटिव में Y एक्सिस और नेगेटिव में Z एक्सिस की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा माइनस में J कैप माइनस में K कैप, माइनस में J कैप एंड माइनस में K कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इनका लगेगा डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, ये डायगोनल डिस्टेंस हो जाएगी √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये FA6 हो गया। आई बात समझ में, इस तरह से करेंगे। और FA6 हो गया, और FA6 के बाद में FA7 बचता है। FA7 देखो क्या होगा, ये हो जाएगा KQ² अपॉन, इसमें जो डायरेक्शन होगी ये जो है X, Y और Z तीनों दिशा में। अभी देखो इसको एक बार नोट मत करना, मैं एक आपको और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, एक बार इसको नोट मत करना, एक बार पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद में नोट करना है सारे एक्सप्रेशंस को। अब जो A7 है वो 7 किधर है, X, नेगेटिव Y और नेगेटिव Z तीनों एक्सिस की तरफ जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस में I कैप माइनस में J कैप माइनस में K कैप डिवाइडेड बाय A7 की A से जो डिस्टेंस है, क्यूब का जो डायगोनल होता है उसकी डिस्टेंस होती है √3, तो ये हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे A7 जो है 7 नंबर पार्टिकल की वजह से जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है अपन गड़बड़ करते हैं, बच्चे इसको बहुत जल्दबाजी में ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान देनी है, जो करेक्ट करनी है, जिसकी वजह से गलती हो जाती है कभी कभी, वो क्या है उसको समझते हैं। KQ² माइनस में J कैप, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1, तो ये यूनिट वेक्टर है, ये एक्सप्रेशन हमारा ओके है। इस केस में KQ² माइनस में I कैप माइनस में J कैप, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2 है। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमें √2 का डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, √2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा, ये एक यूनिट वेक्टर बनेगा, क्योंकि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो काम चलता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड में क्या किया हमने, √2 का डिवाइड किया, यहाँ पे 1 का डिवाइड किया, तो वो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी √2 का डिवाइड किया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में जो I और J
के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर रूट करके एडिशन करते हैं, तो इसमें √2 का डिवाइड किया, इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई काम नहीं आएगा, इसमें भी √2 का डिवाइड करेंगे, इसमें i j k है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा √3, तो यहाँ पे √3 का डिवाइड करेंगे इस तरह से। ये बात आपको थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाना है कि क्यों किया ये काम, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर को एसोसिएट करना है, यूनिट वेक्टर को। तो ये तो यूनिट वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्शन देता है, इस डायरेक्शन को मुझे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मुझे किसका का भाग देना होगा, इसके मैग्नीट्यूड का भाग देना होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना √2, इसका मैग्नीट्यूड √2 और इसका मैग्नीट्यूड √3, तो मैंने यहाँ पे √3 का डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ए जो ओरिजिन पे जो आपका पार्टिकल है उस पे लगने वाले बाकी के जो 7 के 7 चार्ज पार्टिकल के उसकी वजह से लगने वाले सारे के सारे फोर्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब हमें अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, फॉर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो F नेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी F A1 वेक्टर प्लस F A2 वेक्टर प्लस F A3 वेक्टर प्लस F A4 वेक्टर प्लस F A5 वेक्टर प्लस F A6 वेक्टर प्लस F A7 वेक्टर। जब हम सभी वेक्टर फॉर्म्स को ऐड कर देंगे, सिंपल वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अब देखो सबको ऐड करते हैं, सब FA1 का वैल्यू रख देता हूँ, FA2 का, FA3 का, FA4 5 6 7 सभी का वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास सीधा वैल्यू आ जाएगा F नेट का। तो F नेट का जो वैल्यू आएगा F नेट वेक्टर का वो आएगा, देखो सब में मैं KQ² अपॉन A² को कॉमन ले सकता हूँ, तो सब में मैंने ले लिया KQ² अपॉन A² को कॉमन। पहला जो है, पहला एक्सप्रेशन मुझे देगा माइनस में j कैप, माइनस में j कैप देगा। दूसरा एक्सप्रेशन जो है, देखो ध्यान से देखना, मुझे क्या देगा, माइनस में i कैप माइनस में j कैप, माइनस में i कैप माइनस में j कैप डिवाइडेड बाय प्लस माइनस में i कैप माइनस में j कैप डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये एक √2 और जुड़ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√2। ये देगा मुझे सेकंड वाला एक्सप्रेशन। थर्ड वाला एक्सप्रेशन मुझे केवल माइनस में i कैप देगा, तो ये हो जाएगा माइनस में i कैप। फोर्थ वाला एक्सप्रेशन मुझे देगा √2 का स्क्वायर 2, फिर 2√2 माइनस में i कैप माइनस में k कैप, तो प्लस माइनस में i कैप माइनस में k कैप अपॉन 2√2, ये दे देगा हमें थर्ड वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, सॉरी फोर्थ वाला एक्सप्रेशन दे देगा। अब फिफ्थ और सिक्स्थ के जो एक्सप्रेशन है वो भी लिख देता हूं मैं, कैमरे का जो पोजीशन है पूरा इधर ही कर देता हूं ताकि आपको सही तरह से दिखाई दे जाए। और देखो ये हो गया फोर्थ की वजह से एक्सप्रेशन, और फिफ्थ वाला जो हमें देगा वो देगा माइनस में k कैप, केवल माइनस में k कैप मिलेगा। सिक्स वाले की वजह से मिलेगा माइनस में प्लस ऑफ माइनस में j कैप माइनस में k कैप अपॉन 2√2, यहाँ से 2√2 मिल जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर 3√3 मिल जाएगा, माइनस में i माइनस में j माइनस में k अपॉन 3√3, तो ये मिलेगा हमें प्लस ऑफ माइनस में i कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप अपॉन 3√3। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा बनेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए अपन को करना चाहिए इसकी प्रैक्टिस। रिपीट करें, देखो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आ गए। अब इन एक्सप्रेशंस को आप कॉपी में खुद यहां पे रख के देखना और बाद में सिंप्लीफाई करना, सॉल्व कर लेना। मैं आपके लिए सारा पूरा सॉल्यूशन अभी नहीं कर रहा हूं, और यहां तक जो है, यहां तक मैंने अभी एक रखा है।
आप कॉपी में एक बार इसको अपने आप से सॉल्व करना, तो आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। मैं सीधा फाइनल इसका जो रिजल्ट है ओवरऑल जो एफ नेट आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एफ नेट जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके माइनस में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये एक्सप्रेशन आपका फाइनल आने वाला है इस सवाल से। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये ज़्यादा इधर चला गया। फाइनल जो रिजल्ट है एफ नेट यह आएगा माइनस में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये इसका फाइनल आंसर आता है इस तरह से। थोड़ा सवाल ये बड़ा है, पर एक बार अगर आप इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे पहले तो वेक्टर फॉर्म निकालना, उसके बाद में उन वेक्टर फॉर्म से जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो उसमें इंडिविजुअल वेक्टर की वैल्यू रख दी और उन वेक्टर की वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, ऐड करके ये सारा का सारा एक्सप्रेशन निकालना। तो ये आप अगर एक बार हाथ से प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं, यहाँ पे तो मैथ्स है, मेन जो चीज़ है आपको यहाँ तक ये वाला पोर्शन समझ में आना चाहिए कि ये एक्सप्रेशंस कैसे है, ये वाला एक्सप्रेशंस और ये वाला एक्सप्रेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको क्लियर है तो यहाँ से फिर आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, वो सिंपल कैलकुलेशन है। बताओ इसमें कोई लॉजिकली कौन सा डाउट आया आपको? कोई लॉजिकल डाउट हो आपको तो आप टाइप कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, एक बार आप खुद इस एक्सप्रेशन को कॉपी में डराइव करने का कोशिश करना। यही सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा अलग अलग किताबों में। वैसे ये आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, पर सब लोग अगर एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कूलॉम्स जो लॉ है उसका जो वेक्टर एक्सप्रेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करो। यहाँ से ये एक्सप्रेशन अगर यहाँ तक समझ में आया है, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से आपको एक बार कैलकुलेट करना है। वेक्टर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक जो एनालॉजीज है, उसी का ही यूज करना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका रिप्लाई दे दूंगा। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट में अपन को कुछ आगे चीज़ें पढ़नी है, तो आज की क्लास को अभी यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में।